अब दोस्तों हम फेनेरोजोइक ईयन के अंदर बात करेंगे। फेनेरोजोइक एरा की हम लोग बात कर चुके हैं, मेसोजोइक एरा की। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है फ्रॉम 250 मिलियन ईयर्स अगो टू 66 मिलियन ईयर्स अगो। इसी एरा को हम लोग बोलते हैं द एज ऑफ डायनासोरस। ठीक है, यहाँ पर रेप्टाइल्स की संख्या बढ़ी जो कि अभी तक काफ़ी हद तक लुप्त हो चुके थे इन द पर्मियन ट्रायसिक एक्सटेंशन इवेंट, जो कि थर्ड मास एक्सटेंशन इवेंट था। जो मेसोजोइक एरा है ये 3 पीरियड के अंदर डिवाइडेड है। जैसे जो पेलियोजोइक एरा था वो 6 पीरियड के अंदर डिवाइडेड था ना, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। ऐसी जो मेसोजोइक एरा है वो 3 पीरियड के अंदर डिवाइडेड है, ट्रायासिक, जोरासिक एंड क्रिटेशियस। ट्रायासिक पीरियड 250 मिलियन टू 200 मिलियन ईयर्स अगो, ये एक ट्रांजिशनल टाइम है बिटवीन द पर्मियन एक्सटेंशन एंड द लश जोरासिक पीरियड। मतलब जोरासिक पीरियड अपनी चरम सीमा पर था और पर्मियन एक्सटेंशन जो है, थर्ड मास एक्सटेंशन जो है वो हो चुका है, उसके बीच का टाइम पीरियड है ये। ठीक है, जोरासिक पीरियड अभी आएगा, ट्रायसिक चल रहा है ना, ये आएगा जोरासिक पीरियड। ठीक है, जहाँ पर प्रॉपर वाले डायनासोर्स आते हैं। यहाँ पर इट हैज़ 3 मेजर इपॉक ऑल्सो, लाइक अर्ली ट्रायसिक, मिडल ट्रायसिक एंड लेट ट्रायसिक। तो देखते हैं अर्ली ट्रायसिक 250 टू 247 मिलियन ईयर्स अगो, 3 का ही गैप है। डेजर्ट जो थे यहाँ पर पेंजिया को डोमिनेट कर रहे थे, अभी तक पेंजिया टूटा नहीं था और इसका अंदरूनी हिस्सा जो था वो पूरा सूखा पड़ा हुआ था। अर्थ जो है उसने हाल ही में एक थर्ड मास एक्सटेंशन तो देखा ही था, जिसमें 95% जो अर्थ पर रहने वाली जो जिंदगी थी वो एक्सटेंड हो चुकी थी, लुप्त हो चुकी थी। ठीक है, अब जो अर्थ पर बच गए थे जो इस ग्रेट टाइम इवेंट में, यानी कि थर्ड मास एक्सटेंशन इवेंट में जो सर्वाइव कर गए थे, वो कौन थे? लाइस्ट्रोसॉरस, लेबिरिंथोडोंट्स, ये दो। लिस्ट्रोसॉरस बताता हूँ आपको। लिस्ट्रोसॉरस ये, और लेबिरिंथोडोंट्स कुछ इस प्रकार की स्पीशीज। ये इमेजेस कैसे बन जाती हैं? जो फॉसिल्स रिकवर होते हैं उनसे। एक इमेजिनेशन करते हुए, ठीक है, ये सरवाइव कर गए थे थर्ड मास एक्सटेंशन को। ये क्वेश्चन भी आ सकता है अलग से कि कुछ भी आपको वो स्पीशीज देंगे, दे दें, ऊपर भी और नाम थे, जैसे अब यहाँ पर भी आपको नाम दिख रहे हैं, तो लिस्ट्रोसॉरस और लेबिरिंथोडोंट्स ये सर्वाइव कर गए थे थर्ड मास एक्सटेंशन इवेंट को, ग्रेट टाइम इवेंट जिसको कहते हैं, या फिर पर्मियन ट्रायसिक एक्सटेंशन इवेंट। ठीक है, फिर हम लोग बात कर रहे थे, ये अर्ली ट्रायसिक की बात हो गई। मिडिल ट्रायसिक, इसका टाइम पीरियड है फ्रॉम 247 टू 237 मिलियन ईयर्स अगो, 10 मिलियन साल का इसका टाइम पीरियड है। मिडिल ट्रायसिक के अंदर बेसिकली हमें जो सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया वो टूट जाता है, बिखर जाता है, और तिथाई सी की शुरुआत होती है। इकोसिस्टम जो था अब वो रिकवर कर चुका था काफ़ी हद तक फ्रॉम द ग्रेट टाइम इवेंट, द थर्ड मास एक्सटेंशन इवेंट। फाइटोप्लैंक्टन, कोरल्स और क्रूस्टेशियंस लाइक क्रैब्स, ये सारे वापस आ चुके थे। रेप्टाइल्स का साइज दोबारा से बढ़ना स्टार्ट हो गया था और वो डोमिनेट भी करने लगे थे, रेप्टाइल्स की संख्या भी बढ़ने लगी थी। कुछ एक्वेटिक रेप्टाइल्स भी जो थे समुद्रों के अंदर, ये ग्रो हुए, लाइक इक्थेसॉर्स, लाइक दिस, ये बड़ा वाला। ठीक है,
इक्थायोसॉर्स। ज़मीन की बात करें, पाइन फॉरेस्ट जिसकी पत्तियां नीडल जैसी होती हैं, ये हर जगह थे। मस्कीटोस और फ्रूट फ्लाई भी डोमिनेट कर रही थी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को। फ्रूट फ्लाई, ये होती है नॉर्मल, मतलब मक्खी एक प्रकार से मान लो। उसके बाद क्रोकोडाइल की एंशिएंट फैमिली अब आना शुरू हो रही थी। फर्स्ट एंशिएंट क्रोकोडिलियंस इवॉल्व विच स्पार्क द कंपटीशन विद द लार्ज एम्फीबियंस। कौन किसको खाएगा, अब ये एक दंगल स्टार्ट हो गया था इनके बीच में। फिर आता है लेट ट्रायसिक पीरियड, 237 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 200 मिलियन ईयर्स अगो तक। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता रहता है, थोड़ी हल्की फुल्की बारिश वगैरह हो रही थी। अभी देख रहे हो बारिश होने स्टार्ट हो गई, अभी ज़मीन बहुत गर्म थी इससे पहले जब हम देख रहे थे। जो रिसेंट वार्मिंग हुई थी जिसमें पूरा अर्थ जो था वो एल्ड बन चुका था और थर्ड मास एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ था उस टाइम पर, यहाँ पर रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन जो था लैंड के ऊपर वो बूम कर चुका था। और इस प्रकार से कर चुका था कि अब वो इवॉल्व होते 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 लेट ट्रायसिक पीरियड में पहली प्रकार के जो ट्रू नेचर के जो डायनासोर होते हैं, जिनको आज हम जानते हैं, जो आकृति हमारे दिमाग में आती है, वो यहाँ पे इवॉल्व होते हैं, एज वेल एज टीरोसॉर्स। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये टीरोसॉर्स और डायनासोर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। हमारे लिए तो हर एक जाइंट स्पीशीज जो कि उस ज़माने में एग्जिस्ट करती थी सारे के सारे डायनासोर ही हैं, लेकिन टीरोसॉर्स अलग थे डायनासोर से। अभी दिखाता हूँ 2 मिनट रुक जाओ। जब ये लेट ट्रायसिक पीरियड खत्म होने जा रहा था अराउंड 200 मिलियन ईयर से को पहले, फर्स्ट जायंट डायनासोर हैड इवॉल्व्ड एंड एडवांस्ड टेरोसॉर्स कोलोनाइज पेंजियस डेजर्ट्स, ठीक है। इन्हीं दोनों का बोलबाला दबदबा चल रहा था। क्लाइमेट चेंज लेकिन फिर से होता है, और इस कदर होता है कि बहुत सारी स्पीशीज ये जो थी डायनासोर्स की और टेरोसॉर्स की, रेप्टाइल्स की, पाइन फॉरेस्ट की, इसको लुप्त करने में मदद करेगी अगेन वो। और इस इवेंट को बोला जाता है ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट, फोर्थ मास एक्सटिंक्शन इवेंट, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े साइज़ के जो एम्फीबियंस थे वो लुप्त हो गए हमेशा के लिए। पहले मैं आपको डायनासोर्स और टेरोसॉर्स दिखाता हूँ। डायनासोर तो आप जानते ही हो, ये डायनासोर, ठीक है। टेरोसॉर, अब फर्क समझ में आया? डिफरेंस क्या हुआ? वो लैंड पे दिख रहे हैं, लैंड पे भी ये हो सकते हैं, लेकिन अलॉन्ग विद लैंड ये क्या कर सकते हैं, उड़ भी सकते हैं, उड़ भी सकते हैं। और बीक होती है बड़ी सी, ये डिफरेंस होता है, बीक होती है। जैसे एक डिफरेंस का एक वो देखा था मैंने, एक फोटो थी, ये रही। डायनासोर कौन और टेरोसॉर कौन? ये कौन है? ये दोनों टेरोसॉर। आसपास का सिस्टम कैसा दिख रहा है? डेजर्ट ही दिख रहा है ना, एरिड दिख रहा है ना, बस ठीक है, ठीक है। दे कॉलोनाइज पेंजियस डेजर्ट्स, क्या ये डेजर्ट इकोसिस्टम ही ना। उसके बाद फोर्थ मास एक्सटिंक्शन इवेंट, ट्रायसिक से लेकर जुरासिक पीरियड के बीच में जो बाउंड्री है, यहाँ पर हुआ फोर्थ मास एक्सटिंक्शन इवेंट अराउंड 201 मिलियन ईयर्स अगो। ये इवेंट जो हुआ इट हैपेंड इन लेस देन 10,000 ईयर्स। कब से? मतलब वो थर्ड मास एक्सटिंक्शन इवेंट से बात कर रहे हैं। एंड इट अकर्ड जस्ट बिफोर पेंजिया स्टार्टेड टू ब्रेक अपार्ट। लैंड पर जो सभी आर्कोसॉर्स थे एक्सेप्ट अ फ्यू एंड मेनी ऑफ द लार्ज एम्फीबियंस वो एक्सटेंट हो गए। और ये आर्कोसॉर्स क्या होते हैं ये भी दिखा देता हूँ। ये क्रोकोडिलियन, वो कह रहा था ना आपसे अभी, कहाँ गया ये फर्स्ट एंशिएंट क्रोकोडिलियंस इवॉल्व है ना, जिनका कंपटीशन चल रहा था लार्ज एम्फीबियंस के साथ। ये धीरे धीरे इवॉल्व होते 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 आर्कोसॉर्स बन गए, लाइक दिस, या फिर लाइक दिस।
है ना, एक प्रकार से मगरमच्छ ही है, लंबे पैरों वाला, या जैसा भी दिख रहा है आपको। ओके, दे बिकम एक्सटिंक्ट। दिस इवेंट वेकेटेड टेरेस्ट्रियल इकोलॉजिकल नीश, जिनकी अभी तक चलती थी, जिनका कोई फंक्शन था। नीश आप जानते हो ना, मैंने आपको इनिशियल चैप्टर्स के अंदर करवाया था। कोई भी स्पीशीज जहाँ पर जिनका एक पर्टिकुलर रोल होता है इकोसिस्टम के अंदर। ये देखो इकोसिस्टम के अंदर इकोलॉजी, जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर जगह पर रहते हैं अलॉन्ग विथ देयर रोल इन द कम्युनिटी, और उसी जगह पर वो अपना एक फिजिकल स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। ये तो आपको अच्छे से पता होगा, इकोलॉजिकल नीश का कंसेप्ट में बहुत अच्छे से करा है, और यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर में से भी एक वन ऑफ द टर्म है, जो कि आई थिंक पीएमएफआई इसके इनिशियल चैप्टर्स में गिवन थी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो दिस इवेंट विकेटेड टेरेस्ट्रियल इकोलॉजिकल नीश अलॉन्ग द डायनासोर्स टू अज्यूम द डोमिनेंट रोल। जितने भी लैंड पर रहने वाले जो भी जीव जंतु थे वो लुप्त हो गए। डायनासोर अब अपने दबदबे वाली पोजीशन के अंदर आ चुके थे। ग्रेजुअल क्लाइमेट चेंज, सी लेवल फ्लक्चुएशंस, ओशन एसिडिफिकेशन, ये अपनी चरम सीमा पर थी। वॉल्केनिक इरप्शंस दोबारा प्रीवियस मास एक्सटेंशन इवेंट्स की तरह हो रहा था, जिसकी वजह से इंटेंस ग्लोबल वार्मिंग हुई। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड जो था वो ट्रोपोस्फीयर में गया, एक्सट्रीम लेवल पर ग्लोबल कूलिंग हुई। ठीक है, विच रिलीज एरोसॉल्स इन द स्ट्रेटोस्फीयर। मतलब ये आपको आफ्टर इफेक्ट्स बताए जा रहे हैं। अब ट्रायसिक पीरियड जब खत्म हुआ, ठीक है, ट्रायसिक पीरियड जब खत्म हुआ, 3 पीरियड थे ना, दूसरा शुरू होगा जुरासिक। और जुरासिक पार्क वगैरह आपने बड़ी सारी मूवी सुन रखी होंगी, है ना। और ये आपको पता है ना, ये जो ग्लोबल कूलिंग का इवेंट जो होता है, एरोसोल का रिलीज होना, मैंने आपको बताया था नेचुरल जो एरोसोल्स होते हैं वॉल्केनो वगैरह से निकलती है, उसी की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ ना। एरोसोल्स का मतलब श्रेया ने करा था कि वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं सनरेज को, ऊपर से ही आने नहीं देते, जिसकी वजह से ठंडा होता जाता है। फिर बात करते हैं जुरासिक टाइम पीरियड के बारे में। इसका जो टाइम पीरियड है इट इज़ फ्रॉम 200 मिलियन टू 145 मिलियन ईयर्स अगो। एंड यहाँ पर 3 मेजर इपॉक हमें देखने को मिलते हैं, जस्ट लाइक ट्रायसिक, अर्ली जुरासिक, मिडिल जुरासिक, लेट जुरासिक। अर्ली जुरासिक ये 200 मिलियन से लेकर 175 मिलियन ईयर्स अगो पहले तक चलता है। और क्लाइमेट यहाँ पर जो था इट वॉज मच मोर ह्यूमिड देन द ट्रायसिक, थोड़ी सी नमी हो गई थी। और जो दुनिया जो था, जो अर्थ था, जो पूरे आसपास का जो पूरा इकोसिस्टम था, इट वॉज वेरी ट्रॉपिकल। ओशन के अंदर प्लीसियोसॉर्स, इकायोथॉर्स और एमोनाइट्स, यहाँ पर स्पेलिंग ठीक नहीं दे रखी है इसकी, इसको एमिनोनाइट्स भी कहते हैं, कोई बात नहीं, चलो चलता है। प्लीसियोसॉर्स, इकायोसॉर्स और एमोनाइट्स, दे डोमिनेटेड द सी। और इसको आप बोलोगे ये वो सी क्रीचर्स है जो कि मैसिव लेवल पर इवॉल्व हुए यहाँ पर। और प्लीसियोसॉर दिखाता हूँ मैं आपको पहले। यस, ड्रैगन की तरह बेसिकली। ठीक है, इसका कंकाल जो है एक जगह पर टंगा हुआ है, कुछ जापान या चाइना जैसी जगह लग रही है। उसके बाद इक्टायोसॉरस, ये, और फिर आपका एमोनाइट्स। इस प्रकार के क्रीचर, जैसे आज ये होते ना लॉबस्टर्स हो गए, या फिर कोई शेल कवरिंग वाले जो स्पीशीज़ हो गए, ऐसे। लैंड पर
डायनासोर्स और दूसरे जो रेप्टाइल्स जो थे, दे डोमिनेट द लैंड. फर्स्ट ट्रू क्रोकोडाइल्स इवॉल्व, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े जो एम्फीबियंस जो थे उनका एक्सटेंशन जो था वो शुरू हो गया था बहुत रैपिड स्पीड पर. रेप्टाइल्स जो थे ये दुनिया को डोमिनेट कर रहे थे पूरे के पूरे अर्थ पर. एपेक्स प्रेडेटर बन चुके थे, आप ऐसा भी कह सकते हो. इस टाइम पर ये एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट है, अर्ली जुरासिक पीरियड. फर्स्ट ट्रू मैमल्स इवॉल्व, जो ट्रू फॉर्म में जो हम मैमल्स को जानते हैं, दे इवॉल्व. बट श्रियू से ज़्यादा हाइट के नहीं थे इस टाइम पर. इवॉल्व हुए हैं लेकिन साइज में बड़े नहीं थे. और श्रियू क्या होता है? इट लुक्स लाइक अ माउस. इससे ज़्यादा बड़े नहीं थे मैमल्स. ठीक है, लिखा हुआ ना, इंसेक्टिवोरस मैमल resembling a mouse with pointed snout like this. Okay, middle Jurassic 175 to 163 मिलियन ईयर्स ago. इस एपॉक के टाइम पर डायनासोर्स और फ्लरिश कर रहे थे, और ज़्यादा प्रेडेटर्स जो थे वो यहाँ पर आए, लाइक एलोसोरस, इनके बेसिकली क्या होता है कि पंजे होते हैं, जैसे गिलहरी पकड़ती है ना, जैसे गिलहरी अब बहुत क्यूट वे में पकड़ती है, लेकिन ये हाथों से ना जैसे मतलब पकड़ सकते हैं, बहुत ग्रिप बहुत अच्छी होती थी इनकी. ये ठीक है. कॉनिफर फॉरेस्ट जो थे ये डोमिनेट कर रहे थे दुनिया के सभी फॉरेस्ट जो थे, ज़्यादातर उसमें ये दोबारा डोमिनेट करना शुरू कर दिया इन्होंने. ओशन के अंदर प्लीसियोसॉर्स और इकायोथॉरस पर फ्लरिशिंग, और दिस इपॉक वाज द पीक ऑफ द रेप्टाइल्स. और ये प्लीसियोसॉर्स मैं आपको दिखा चुका हूँ, वैसे फिर से दिखा देता हूँ. ये और इकायोथॉरस, जी ठीक है. बार बार देखोगे आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ये टर्म्स आ सकती हैं. आज तक ऐसे आई नहीं है, फिर भी कुछ भरोसा नहीं. एलिमिनेट करने के लिए एक दो क्वेश्चंस अगर ऐसे देते, क्योंकि क्रूस्टेशियंस वगैरह या एम्फीबियंस के बारे में यूपीएससी 2013-14 में हो चुका है, तो दोबारा से इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. लेट जुरासिक 163 to 145 मिलियन ईयर्स अगो. लेट जुरासिक के अंदर हमें मैसिव एक्सटेंशन देखने को मिलता है सोरोपोड्स का और इक्टायोसॉरस का. क्यों? ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ पेंजिया, और वो कन्वर्ट हुए इनटू लॉरेशिया एंड गोंडवाना. और इस एक्सटेंशन इवेंट को कहा गया एज जुरासिक क्रिटेशियस एक्सटेंशन. और ये कौन सा एक्सटेंशन है? कौन सा एक्सटेंशन है ये? फिफ्थ. ठीक है, पूरी तरीके से भी होगा, नाम चेंज होकर, लेकिन शुरुआत हो गई थी इसकी. ये एक्सटेंशन भी अच्छे खासे लंबे टाइम ड्यूरेशन तक चलता है, घिसता है काफ़ी ज़्यादा. अगेन sea level increased which opened up the Atlantic Seaway. और ये जो बेसिकली जो लैंड मासेस अब अलग हो रहे हैं, इसकी वजह से एक चला गया नॉर्दर्न साइड, एक चला गया सर्दर्न साइड. ठीक है, द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड, जिसकी वजह से नए नए डायनासोर जो थे उनके अंदर डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगी. लॉरेशिया के अलग, गोंडवाना के अलग. ठीक है, सोरोपोड्स को दिखा देता हूँ मैं आपको. ये सोरोपोड, लंबी गर्दन वाले डायनासोर, जिराफ की तरह. ये उसके बाद क्रिटेशियस पीरियड.
145 टू 66 मिलियन ईयर्स अगो, ये भी दो एपॉक में डिवाइडेड है, अर्ली क्रेटेशियस एंड लेट क्रेटेशियस। अर्ली क्रेटेशियस टाइम पीरियड जो है इट इज़ फ्रॉम 145 टू 100 मिलियन ईयर्स अगो। यहाँ पर आपको अलग अलग सीधे समुद्री रास्ते वगैरह देखने को मिलते हैं। उसका पीछे सिंपल रीज़न ये था, लैंड जब सेपरेट हुआ पेंजिया इनटू लॉरेशियन गोंडवाना, ठीक है, दोबारा से सीजन्स की शुरुआत होती है। द पोल्स ग्रू सीजनरी कोल्डर, और यहाँ पर बात हो रही है नॉर्थ पोल की और साउथ पोल की। क्रोकोडाइल्स के लिए क्योंकि ये काफ़ी ठंडा टाइम पीरियड था, ठीक है, इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड फॉर द लार्ज एम्फीबियंस, वही वो पकड़ बनाकर इतना ज़्यादा नहीं रख सके। इस एपॉक के अंदर टेरोसॉर जो थे दे रीच देयर मैक्सिमम डाइवर्सिटी एंड ग्रू लार्जर, इनकी बात हो रही है, सबसे ज़्यादा ये देखने को मिले टेरोसॉर, उड़ने वाले ये जीव जंतु, ठीक है। और इसी के साथ जो हम जानते हैं कि चिड़िया कैसी दिखती है, कैसी होती है, उसका एक प्रकार से एक फॉर्म द फर्स्ट टू बर्ड्स इवॉल्व, और कंपटीशन अब देखने को मिला चिड़ियों के बीच में एंड टेरोसॉर्स के बीच में। क्यों? वो भी उड़ने वाली, ये भी उड़ने वाले, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हो, अगर इसकी आप ध्यान दो, ये खा जाते थे, अभी तो हालांकि चलो ठीक है मछली को खा रहे, लेकिन ये जो चिड़िया आई वो एकदम से इतने बड़े साइज़ की नहीं थी, लेकिन अब एक होड़ मची हुई थी कि वो चिड़िया भी बेसिकली टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे मिलने वाले, लैंड पे मिलने वाले किसी न किसी जीव जंतु को खाएंगी और ये भी खाएंगे, तो इनके लिए खाने की अब कमी पड़ने लग गई थी, सिंपल सी बात है। लेट क्रेटेशियस पीरियड, लेट क्रेटेशियस पीरियड जो था उसका टाइम स्पेन था 100 टू 65 मिलियन ईयर्स अगो। यहाँ पर आपको एक कूलिंग ट्रेंड देखने को मिलता है जो कि सेनोजोइक एरा तक कंटिन्यू रहता है। ट्रॉपिकल इकोलॉजी जो थी इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर के अंदर ट्रॉपिकल तरीके का क्लाइमेट, और वहाँ पर मिलने वाले जो जितने जीव जंतु थे वो ज़्यादातर आपको इक्वेटर के पास मिलते थे। डायनासोर्स अभी भी फ्लरिश कर रहे थे, टेरोसॉर्स थोड़े से डिक्लाइन हो गए थे, लेकिन चिड़ियों की संख्या बढ़ रही थी, ठीक है। मार्सुपियल्स यहाँ पर इवॉल्व हुए विद लार्ज कॉनिफर फॉरेस्ट एज स्कैवेंजर्स। मार्सुपियल्स क्या है? ये स्पीशीज़ के नाम है, बस इसमें कंफ्यूज मत होना, इनका कोई मतलब नहीं होता, बस ये आपको फोटो देखने से ही समझ में आएगा, ठीक है। हमको यहाँ पर साइंटिस्ट बनने नहीं बैठे हुए हैं। एक प्रकार से कैंगरू जैसी स्पीशीज़, ठीक है, कूदने वाली, या माउस को आप कह लो, जो कि ग्रासेस में रहेंगे, कुछ कीड़े मकोड़े वगैरह खाएंगे, उनको हम लोग कहते हैं मार्सुपियल, ठीक है। अब जंगल थे ना ये कॉनिफर फॉरेस्ट, यहाँ पर एक प्रकार से घने जंगलों में क्या कीड़े मकोड़े ही तो खाने को मिलेंगे इनको, और ये ऐसे ही ज़मीन खोद कर यहाँ रहेंगे या पेड़ों के आसपास ही रहेंगे, उनको कहते हैं मार्सुपियल्स, ठीक है। मार्सुपियल्स एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें आपको ये सभी जीव जंतु देखने को मिल जाते हैं, ये सारे के सारे अलग अलग प्रकार के माउसेस और कुछ कैंगरू एंड कुछ पांडा जैसे जीव जंतु, ठीक है। और पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे आए जिनमें फूल उगना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब इसी के साथ आएगा क्रेटेशियस पेलियोजीन एक्सटेंशन इवेंट, जिसको हम लोग कहते हैं 5th मास एक्सटेंशन इवेंट। क्रेटेशियस पेलियोजीन या फिर क्रेटेशियस टर्शरी एक्सटेंशन, ये एक सडन मास एक्सटेंशन इवेंट था जो कि अर्थ पर हुआ लगभग 66 मिलियन ईयर्स को पहले। क्रेटेशियस टाइम पीरियड के एंड पर डेकन ट्रैप्स जो थे, जो हमारे देश में, और दूसरे वोल्केनिक इरप्शंस जो थे, ये एटमॉस्फेयर को पॉइजन कर रहे थे, और इन्हीं डेकन ट्रैप्स की वजह से आज हमें डेकन प्लेट्यू पे किस प्रकार की सॉइल देखने को मिलती है? ब्लैक सॉइल, विच इज़ गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। तो जो हम शुरू से बोलते रहते थे ना श्रेया के वोल्केनिक इरप्शन हो रही है, वोल्केनिक इरप्शन हो रही है, ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है, कॉटन उगती है, वो यही इसी टाइम पर होगा, ठीक है। अभी कंटिन्यू होता रहा, ठीक है। इसके बाद एक बड़ी सी मीटियोर जो था वो आ गया और अर्थ पर टकरा गया, क्रिएटिंग द चिक्शुलप क्रेटर। इसको हम लोग युकाटन पेनिनसुला मैक्सिको क्रेटर भी कहते हैं, और इस इवेंट को हम लोग कहते हैं केटी एक्सटेंशन।
ये दूसरा नाम है इसका। और ये चिकचुलप क्रेटर मैं आपको दिखाऊं, जिस पर चिकचुलप क्रेटर ये आके गिरा था, धड़ाम से विस्फोट हुआ था, मीटियोर गिरा था और क्रेटर बन गया। लूनार लेक भी ऐसी ही बनी है ना, पता है वो, ये भी ऐसी बनी है। कहाँ है लूनार लेक? महाराष्ट्र, ठीक है। ये देखो गिरते हुए दिख रहा है, इस प्रकार का मीटियोर आया। जैसे गूगल पे मैं रिफ्रेश करूँगा अभी, देखना ये गिरा मीटियोर और इस प्रकार से बन गया एक क्रेटर, ठीक है। उसके बाद कोई भी लिविंग थिंग जो थी जिसका वजन 10 kg से ज़्यादा था वो एक्सटेंट हो गई। और डायनासोर का तो वजन तो आप जानते ही हो माशाल्लाह कितना ज़्यादा। द एज ऑफ डायनासोर केम टू एन एंड, ठीक है। न्यू लाइफ फॉर्म इमर्ज होती हैं, कुछ धीरे धीरे, कुछ एकदम से। इन सब के मरने के बाद, डायनासोर्स वगैरह की प्रजाति के मरने के बाद, कुछ जो स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही थी दे अंडरवेंट रिमार्केबल एडेप्टेशन चेंजेस, और इसके लिए टर्म यूज़ करी जाती है एडेप्टिव रेडिएशन, यानी कि नई नई स्पीशीज़ का बनना और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं उनके अंदर इवोल्यूशनरी फीचर्स चेंज होना। मैमल्स जो थे डाइवर्सिफाई हुए पेरियोजन एरा में, अब हम आगे और देखेंगे इसको, और नए नए लाइफ फॉर्म्स यहाँ पर आए, लाइक घोड़े, वेल्स, चमगादड़, कुछ प्राइमेट्स, चिड़िया, मछलियाँ और लेजार्ड्स। ये भी इधर उधर होकर तितर बितर फैल रहे थे, इनकी भी संख्या जो थी वो बढ़ रही थी। अब आप 5 मास एक्सटेंशन इवेंट देख चुके हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको लेकर जाऊँ, मेसोजोइक तक, और मेसोजोइक की अगर आप बात करो 6 मास एक्सटेंशन हो गया कि होने वाला है? होने वाला है ना। तभी यूपीएससी ने 2018 में पूछा था इसको, है ना। अब यहां से आपको मैं एक एनालिसिस देता हूं। पेलियोजोइक एरा में कितने मास एक्सटेंशन इवेंट हुए थे? 3। और फेनिरोजोइक ऐसा इयन है जिसके अंदर सारे के सारे पांचों के पांचों मास एक्सटेंशन इवेंट हुए हैं। ये चीज याद रखना। 3 हुए हैं कहां पर? पेलियोजोइक में। 2 हुए मेसोजोइक में। कंबाइंड हो गए 5। और ये पांचों, ये जो टाइम पीरियड है पेलियोजोइक और मेसोजोइक, ये फेनिरोजोइक इयन के पार्ट है। तो पांचों के पांचों मास एक्सटेंशन इवेंट एक्चुअली फेनिरोजोइक इयन में हुआ है। 3 पेलियोजोइक पीरियड में, एरा में सॉरी, और 2 मेसोजोइक एरा में, ठीक है। अब बचता है हमारा एक एरा सेनोजोइक। सेनोजोइक एरा, यहां पर मैमल्स की संख्या देखने को मिलती है हमें। दे इमर्ज एज द डोमिनेंट क्लास ऑफ मैमल्स। यहाँ पर सेनोजोइक एरा की 3 डिविजन हमें देखने को मिलती हैं, पेलियोजीन, नियोजीन एंड क्वाटरनरी। पेलियोजीन पीरियड की बात करते हैं, जिसके बारे में ये ऊपर हमें बोल रहा था। मैमल्स डाइवर्सिफाइड इन द पेलियोजीन सच एज हॉर्सेस, वेल्स, बैट्स एंड प्राइमेट्स, ठीक है। जो नॉन एवियन डायनासोर थे वो एक्सटिंक्ट हो गए। नॉन एवियन कौन से? जो उड़ नहीं सकते थे, जो लैंड पे रहते थे, ठीक है। लगभग 66 मिलियन ईयर से को पहले केटी एक्सटेंशन में। और ये याद होगा आपको जब ये मीटियोर गिरा था और क्रेटर बना था, ठीक है, चिकचुलप क्रेटर। तो इसका टाइम पीरियड कहां पर है?
जब से नॉन एवियन डायनासोर एक्सटेंट हो गए थे 66 मिलियन ईयर्स अगो टू द स्टार्टिंग ऑफ नियोजीन टाइम पीरियड का नाम है 23 मिलियन ईयर्स अगो पहले। यहाँ पर हमें 3 इपॉक देखने को मिलते हैं, पेलियोसीन इपॉक, इयोसीन इपॉक एंड ओलिगोसीन इपॉक। सबसे पहले बात करते हैं पेलियोसीन इपॉक की। अर्थ की रिकवरी होती है फ्रॉम द केटी एक्सटेंशन इवेंट। यहाँ पर जनरल वार्मिंग ट्रेंड तो रहता है, जंगल जो थे वो अब पोल तक चले गए, बोथ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओशंस के अंदर शार्क डोमिनेटेड द ओशंस और जाइंट रेप्टाइल्स जो थे वो एक्सटेंड हो चुके थे। आर्किक मैमल्स सच एज अर्ली प्राइमेट्स जो कि मेसोजोइक एरा के अंदर इवॉल्व हुए थे, पूरी दुनिया में फैल चुके थे। मैमल्स अभी भी छोटे थे और जो टॉप प्रेडेटर्स जो बन चुके थे वो थे बड़े बड़े साइज के क्रोकोडाइल्स और बड़े बड़े साइज के सांप। फिर बात करते हैं इयोसीन इपॉक की। इसका टाइम पीरियड जो है इट इज अराउंड 56 मिलियन टू 34 मिलियन ईयर्स अगो। इयोसीन का जो अर्ली फेज था वहाँ पर ज़्यादातर आपको लैंड मैमल्स जो देखने को मिलते थे, दे वर स्मॉल एंड लिविंग इन क्रैम्प्ड जंगल्स, पेलियोसीन इयोन की तरह। ठीक है, जो अर्ली प्राइमेट्स थे वो थे वेल्स और हॉर्सेस और दूसरे प्रकार के मैमल्स। कार्निवोरस फ्लाइटलेस बर्ड्स। कार्निवोरस कौन होते हैं? जो क्या खाते हैं? मीट, है ना। हर्बीवोर कौन होते हैं? जो घास फूस खाते हैं। कार्निवोरस मांसाहारी और ओमनीवोरस जो दोनों खाते हैं। तो कार्निवोरस फ्लाइटलेस बर्ड्स दे कंटिन्यू टू बी द टॉप प्रेडेटर्स अंटिल देयर एक्सटेंशन इन द क्वाटरनरी पीरियड। उसके बाद ओलिगोसीन इपॉक, ये चलता है 33 मिलियन टू 23 मिलियन ईयर्स अगो। यहाँ पर हमें ग्रास जो थी उसकी एक्सपेंशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से और स्पीशीज जो कि ग्रास के ऊपर फीड कर सके वो एक्सपेंड होते हैं, विच इंक्लूड द फर्स्ट एलिफेंट्स, कैट्स, डॉग, मार्सुपियल्स, मैंने आपको जैसे कि बताया कैंगरू और माउथ जैसी स्पीशीज, और दूसरे स्पीशीज जो जिनको हम आज जानते हैं। ठीक है, मार्सुपियल्स कंफ्यूज मत होना, कोई एक नहीं होता, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। ये रहा मार्सुपियल, इसके अंदर कैंगरू वगैरह आपके सब आ जाते हैं। ओके, बड़ी सारी जो स्पीशीज थी प्लांट की वो दे इवॉल्व ड्यूरिंग दिस इपॉक। एवरग्रीन ट्रीज आए एंड लॉन्ग टर्म कूलिंग कंटिन्यू रहती है। सीजनल रेन्स पैटर्न पर इस्टेब्लिश। मैमल्स जो थे वो बड़े होते चले गए और लार्जेस्ट लैंड मैमल हमें इस इपॉक में देखने को मिलता है जिसका नाम है पारासेरेथेरियम। पारासेराथेरियम लार्जेस्ट लैंड मैमल। इसको ना पता क्या कहते हैं? नियर हॉर्न स्पीशी कहते हैं इसको। मतलब अब जैसे अगर ये जो दिख रहा है श्रेया, अगर थोड़ा सा मैं इसके हॉर्न लगा दूँ तो ये राइनोसिरोस नहीं लगेगा, है ना। इसको कहते हैं हॉर्न निकलने वाला था, बस निकल नहीं पाया। नियर हॉर्न देखना भी आएगा कहीं। इनको नियर हॉर्न स्पीशीज कहते हैं। ये रहा नियर हॉर्न बीस्ट। ठीक है, मतलब अगर हल्का सा बस मैं एक ये देखो ना, बस डिफरेंस इतना ही है। इसके पास हॉर्न नहीं, इसके पास नहीं है हॉर्न, इसके पास है। और वन ऑफ द राइनोसिरोस की अर्ली प्रजाति है वैसे ये। ठीक है, दे इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस इपॉक। फिर बात करते हैं सेनोजोइक एरा में नियोजीन टाइम पीरियड की। ठीक है, पेलियोजीन के अंदर आपने देख लिया
यहाँ पर 3 एपॉक थे, पेरियोसीन एपॉक, ईओसीन एपॉक, ओलिगोसीन एपॉक। नियोजीन पीरियड के अंदर इट स्पेंस फ्रॉम 23.03 मिलियन टू 2.58 मिलियन ईयर्स एगो। यहाँ पर 2 एपॉक आपको देखने को मिलते हैं, एक मियोसीन और दूसरा प्लियोसीन। मियोसीन जो था इट स्पेंड फ्रॉम 23.03 टू 5.33 मिलियन ईयर्स एगो। ग्रास जो थी यहाँ पर और ज़्यादा स्प्रेड होती है, ठीक है, जो कि फॉरेस्ट जो थे जो डिमिनिश होते जा रहे थे, अब वहाँ पर ग्रासेस जो थी वो ऑलरेडी फैल चुकी थी। क्या नहीं कि जो ग्रीनरी थी वो लुप्त नहीं हुई थी, बड़े सारे जो प्लांट्स थे वो इवॉल्व हुए, और 95% जो मॉडर्न सीड प्लांट्स हैं वो इसी मिड मियोसीन एरा के अंदर इवॉल्व हुए। उसके बाद प्लियोसीन एपॉक 5.33 टू 2.58 मिलियन ईयर्स एगो पहले इसका टाइम ड्यूरेशन होता है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीका के अंदर इवॉल्व हुए और यहीं से शुरुआत होती है ह्यूमन ब्रांच की, याद है। और इसी के साथ पहला फुट देखा गया अफ्रीका के अंदर, पहला ह्यूमन फुट, शुरुआत हो गई ऑस्ट्रेलोपिथिकस। याद है वो 6 क्लास की तमिलनाडु की हिस्ट्री का वो डायग्राम रेड वाला, एरोज जा रहे हैं, ठीक है। इस्तेमास ऑफ पनामा जो कि सेपरेट करता है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को, है ना। 6 क्लास ज्योग्राफी हमने पढ़ा था आज मैं इस्तेमास के बारे में। इस्तेमास ऑफ पनामा, इस्तेमास क्या होता है? अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विथ सी ऑन ईदर साइड फॉर्मिंग अ लिंक बिटवीन 2 लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, ठीक है। इट इज़ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विथ सी ऑन ईदर साइड, जो कि 2 लार्ज लैंड मासेस को जोड़ता है, लाइक दिस। तो इस्तेमास ऑफ पनामा कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाला ये रहा। इसको अगर मैं वैसे दिखाऊँ, ये रहा इस्तेमास ऑफ पनामा, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इनको जोड़, ठीक है। और इसके दोनों साइड पर देखो डेफिनेशन देखो, इस्तेमास सी ऑन ईदर साइड, पैसिफिक ओशन, कैरिबियन सी, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, नैरो है, ठीक है, फॉर्मिंग अ लिंक बिटवीन 2 लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, नॉर्थ अमेरिका बड़ा, साउथ अमेरिका काफ़ी बड़ा, उनके बीच में एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, जैसे कि वाटर वाटर, दिस इज लैंड, दिस इज लैंड, नैरो स्ट्रिप जो लैंड को जोड़ रहा है, दिस इज द इस्तेमास। इस टाइम पर इस्तेमास ऑफ पनामा जो था वो फॉर्म होता है, और जो एनिमल्स थे वो माइग्रेट करने लगे, नॉर्थ अमेरिका वाले साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका वाले नॉर्थ अमेरिका। क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो सवानास हैं दे केम इनटू बीइंग एंड स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडियन मॉनसून जो हैं, डेजर्ट जो है ईस्ट एशिया के अंदर, और सारा डेजर्ट, इसकी शुरुआत हुई इंडिया के अंदर, मॉनसून की शुरुआत हो चुकी थी। सवानास आप जानते ही हो, सवाना ग्रासलैंड। इस प्रकार के ग्रासलैंड्स। सवानास में जो रॉक मिलती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? कोई भी चट्टान मिले या कुछ भी मिले, या डेजर्ट के आसपास मिलती है, एरिड रीजन्स की बता दो चलो। वैसे तो सवानास नहीं बोलना चाहिए था मुझे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एरिड रीजन्स ही बोलना चाहिए था, ये तो ग्रासलैंड ही होते प्रॉपर तरीके से। लेकिन अगर फिर भी कोई भी चट्टान मिल रही है अगर ऐसे सूखे ड्राई एरियाज़ के अंदर, अफ्रीकन सवानास में या फिर डेजर्ट्स में, सारा डेजर्ट में, तो उसको कौन सी रॉक कहते हैं? मशरूम रॉक। ये नीचे का पोर्शन कहाँ गायब हो गया चट्टान का? कैसे गायब हो जाता है? ये वाला और ये वाला। विंड वर्क्स एज इरोजनल एजेंट, ठीक है। और डिपॉजिट कहाँ करती है विंड फिर इसे? आसपास पूरा का पूरा रेगिस्तान या फिर ये सूखा इलाका तो रहता ही है, बस यहीं पर डिपॉजिट कर देती है, या फिर कहीं भी हवा जोड़कर लेकर जा रही है उसको।
ठीक है। उसके बाद क्वाटरनरी पीरियड, ये डोंट वरी, ये जो मशरूम रॉक वाली चीज़ मैंने आपसे पूछी ना 6th क्लास में गिवन है ज्योग्राफी। क्वाटरनरी पीरियड it spans from 2.58 million years ago to the present day. मॉडर्न एनिमल्स और ड्रामेटिक चेंजेस हमें क्लाइमेट के अंदर देखने को मिलते हैं। ये दो इपॉक के अंदर डिवाइडेड है, प्लीस्टोसीन इपॉक, होलोसीन इपॉक। प्लीस्टोसीन 2.58 मिलियन ईयर्स अगो टू 11,700 मिलियन ईयर्स अगो। आइस एजेस इस इपॉक में शुरू होती है एज अ रिजल्ट ऑफ कूलिंग ट्रेंड, जो कि मिड ईओसीन के अंदर स्टार्ट हो गया था। बड़े सारे जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग मैमोथ, डायरवुल्स और होमोसेपियंस ये इवॉल्व होते हैं यहाँ पर। मैमोथ दिखाता हूँ पहले मैं आपको। ये एलिफेंट विल जाइंट टस्क, और जो बेसिकली आर्टिक रीजन्स में रहते हैं। उसके बाद डायरवुल्स, ऐसी मानी जाती हैं, ऐसे आप इनकी फिर अलग अलग प्रजातियाँ चेंज होते होते ये चेंज हुई, और ये आपको देखने को मिलती हैं आज के समय में अलग फॉर्मेट के अंदर, नॉर्मल वुल्फ की फॉर्म में, और होमोसेपियंस इवॉल्व हुए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 1 लाख साल पहले दिस एरा मार्क द एंड ऑफ वन ऑफ द वर्स्ट ड्रॉट्स ऑफ अफ्रीका विच लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ प्रिमिटिव मैन। अब जैसे जैसे प्लीस्टोसीन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो पास आता जा रहा था, ठीक है, एक मेजर एक्सटेंशन हुई विच वाइप्ड आउट मच ऑफ द वर्ल्ड्स मेगाफोना, यानी कि जितने भी प्लांट्स और वेजिटेशंस जो थी, सॉरी जितने भी एनिमल्स जो थे वो, इंक्लूडिंग सम ऑफ द होमिनिड स्पीशीज सच एज निएंडरथल्स। अभी कौन चला आ रहा है? क्या होमोसेपियंस का वंश जो है वो कंटिन्यू है? बताओ। यस, लेकिन निएंडरथल्स की जितनी ब्रांचेस थी ना अलग अलग, वो कंटिन्यू नहीं रह सकी। फिर बात करें अगर हम लोग होलोसीन की, होलोसीन बिगेन 11,700 years ago until present day. All recorded history and the history of the world lies within the boundaries of Holocene epoch और Holocene extension, 6th mass extension या फिर एंथ्रोपोसीन एक्सटेंशन। ह्यूमन एक्टिविटी जो है ये इस मास एक्सटेंशन इवेंट के लिए ब्लेम करी जाती है, शुरू हो गया क्योंकि ये, ठीक है, दैट बिगेन रफली अराउंड 10,000 years ago। इसको 6th मास एक्सटेंशन इवेंट या एंथ्रोपोसीन एक्सटेंशन इवेंट कहते हैं हम लोग। 332 स्पीशीज जो हैं अभी तक लुप्त हो चुकी हैं ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से सिंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? यूरोप में। कौन सी कंट्री में? यूके में, ग्रेट ब्रिटेन में। जो करंट रेट है एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज का, इट इज एस्टिमेटेड टू एट अराउंड 100 to 1000 टाइम्स हायर, जितना अभी तक किसी भी एक्सटेंशन इवेंट के अंदर नहीं हुआ था, इतना अभी होना बाकी है। और कोई भी एक्सटेंशन इवेंट जो होता है, आपको लगा होगा अगर ये शुरू हो गया तो हमें क्यों नहीं पता लगा। मैं चलो कोई भी आपको एक एक्सटेंशन इवेंट दिखाता हूँ, आपने शायद से नोट नहीं करा होगा। अभी एक्सटेंशन इवेंट हो रहा है, इसको देख लो, 4th एक्सटेंशन इवेंट हो रहा है। अब ये ट्रायसिक और जोरासिक पीरियड के बीच में है, ठीक है। जोरासिक पीरियड 200 मिलियन टू 145 मिलियन ईयर्स अगो, ट्रायसिक 250 टू 200। अब यार 1 मिलियन को भी अगर आप देखो तो कितने होते हैं 1 मिलियन में? 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, समझ रहे हो? 50 मिलियन या 250 मिलियन का मतलब धीरे धीरे करके होता है, नोटिस नहीं हो पाता वो। अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो ये ऐसी लुप्त हो गई, कहाँ गई? 322 स्पीशीज के ऐसी लुप्त हो गई? बिल्कुल नहीं।
एंथ्रोपोसीन एक्सटेंशन इंक्लूड्स बड़े सारे जो लार्ज लैंड एनिमल्स हैं सच एज मेगाफोना, मेमोथ वगैरह, क्लाइमेट चेंज और ओवर हंटिंग की वजह से वो लुप्त हो गए। ह्यूमन प्रेडेटरी, ग्लोबल सुपर प्रेडेटर जिनका वर्ल्ड वाइड इफेक्ट होगा फूड चेन के ऊपर, वो भी लुप्त हो जाएंगे। और वाइड स्प्रेड डिग्रेडेशन होगा बहुत भारी भरकम मात्रा के अंदर बायोडाइवर्सिटी का, लाइक कोरल रीफ्स एंड रेन फॉरेस्ट। फिर हम बात करते हैं एंथ्रोपोसीन इपॉक के बारे में। ऑफिशियली ह्यूमंस विल कंटिन्यू टू लिव इन द होलोसीन इपॉक, जो कि शुरुआत हुई थी, जिसकी अभी प्रेजेंट टाइम तक कंटिन्यू भी है 11,700 ईयर्स को पहले, ठीक है, फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स मोर बिफोर द एंथ्रोपोसीन इपॉक। जब ये फाइनली अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाएगा, वो कब पहुंचेगा वो इंसानों के हाथ में है। और ये पहली बार ऐसा होगा कि कोई मास एक्सटिंक्शन इवेंट होने जा रहा है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से, ना कि किसी और नेचर के द्वारा, प्राकृतिक आपदा की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, जब होलोसीन इपॉक स्टार्ट हुआ था 11,700 ईयर्स को पहले, इट मार्क द एंड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द लास्ट ग्लेशियल फेज टू द फेज ऑफ वार्मिंग एंड राइजिंग सी लेवल। और अभी कौन सा फेज चल रहा है? आइस एज के वार्म एज। दुनिया को क्या सताता है? ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, है ना। और कितने डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है हमें अर्थ का टेम्परेचर। अगर वो बढ़ा तो ये पक्का सुनिश्चित है कि 6 मंथ एक्सटेंशन जल्दी हो जाएगा। शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन चरम सीमा तक अपनी जल्दी पहुंचेगा। क्या कहती हैं सारी प्रोटोकॉल्स और सारे कन्वेंशंस? 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उतना भी अगर पहुंचा, मतलब उसके बिलो रखना है हमें। ये भी नहीं, विंडो नहीं है ये, शरीर समझने विंडो है, ठीक है, ठीक है, कि 2 तक और बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चन आप EMF-IAS में हज़ारों बार देख चुके हो अलग अलग चैप्टर्स में, ठीक है। द टर्म 6 मास एक्सटेंशन और एक्सटेंशन इवेंट इज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिस्कशन ऑफ 2018 का क्वेश्चन है ये। मैनकाइंड्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन और मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रेगमेंटेशन, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, पॉल्यूशन एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सिल्वरियन पीरियड के बाद ना इसमें आपको डिस्कशन थोड़ी सी रश करते हुए आपकी आंखों के सामने से निकली होगी। उसका सिंपल सा रीज़न ये, एनालिसिस को छोड़कर सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। टाइम पीरियड, डायनासोर्स, उनकी अलग अलग प्रजाति के नाम, पेंजिया है, पैंथरलाजा है, गोंडवाना है, कॉन्टिनेंट तितर बितर हो गए कि एक ही है। ये टाइम पीरियड आपको जानना पड़ेगा, क्या चीज़ आ रही थी, क्या चीज़ लुप्त हो रही थी, क्लाइमेट वार्म कब बन रहा था, आफ्टर इफेक्ट्स क्या क्या थे, वॉल्केनिज्म आपको देखने को मिलता ही रहेगा, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन फिर दोबारा हो ही जाती थी, कॉनिफर ट्रीज, ठीक है, क्रोकोडिलियन स्पीशीज़। अब इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ फिट होती है। तो इसमें 1% भी टेंशन मत लेना कि आज की क्लास जो है वो एक्सट्रीमली फैक्चुअल क्लास गई है। आई नो आप बैठ तो गए थे, लेकिन आपको समझ में भी आ रहा था, आपने देख भी लिया, लेकिन अभी आपको लर्न कुछ भी नहीं होगा। ये मैं खुद बोल रहा हूँ। पहली बार जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा था कुछ महीनों पहले, ये बुक जब आई थी, फर्स्ट एडिशन इसका आई थी, मेरा सर चकरा गया था, सीरियसली टेलिंग। तो उसमें बिल्कुल भी 1% अपने ऊपर डाउट मत करना, मेहनत करके इसको ख़त्म करना। बात वो भी है ना कि जब शुरू में यहाँ पर एनालिसिस थी चैप्टर के अंदर, लर्न तो आपको ये भी नहीं है। मैं भी इसका टेस्ट ले लूँ तो आप क्या गारंटी है कि आप एक भी क्वेश्चन इसका कर पाओगे, या आपको सारी चीज़ें पता है, सारे नाम आपको ये आर्केनियन, प्रोटीरोजोइक, इसके अंदर कितने इयन होते हैं, कितने एरा होते हैं, कौन से एरा में कौन सी मास एक्सटेंशन हुआ, क्या हुआ, याद तो ये आपको अभी भी नहीं, समझ में तो आ गया था ना। लेकिन अब क्या है कि वो था एनालिसिस प्लस फैक्ट्स, यहाँ पर है टाइमलाइन प्लस फैक्ट्स। क्रोनोलॉजी भी याद रखनी थी आज की क्लास में, क्या क्या हुआ वो याद रखना था, और सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ के नाम, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार गूगल इमेज से वो चीज़ दिखा रहा था। एंड अपने ऊपर लोड मत डालना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ तीसरी चौथी बार, एक बार में लर्न नहीं होगा, बार बार इसको करते रहना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसको कर डाला तो लाइक जिंका डाला। चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ। इसलिए आपसे कह रहा था कि शुरू में चैप्टर जो है थोड़े से एनालिसिस में आपके लिए नई चीज़ों में टाइम लेगा, बाद में एक ही फ्लो में ख़त्म हो जाएगा।
सो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दोस्तों हमारे चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अब हम आगे बढ़ेंगे 10th चैप्टर की तरफ। और अब आप ऐसा समझ जाओ 10th चैप्टर और पकड़ लो मुश्किल से थोड़ा बहुत। इसके बाद आपके PMFIS में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें टाइम लगने वाला है, कुछ भी है। अब आपके 37 चैप्टर्स तक जो भी है ना, वो अब आपका फ्लो में 2 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, सारे 37 चैप्टर्स। ठीक है, तो अब आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।